पर्वत प्रदेश में पावस कविता का व्याख्या का हिस्सा और प्रश्नोत्तर इस वीडियो में हम पढ़ते हैं। व्याख्या के लिए मैं आपको लाइनें पढ़ूंगी और वो लाइनें मेरे साथ साथ आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएंगी। देखिए मैं व्याख्या पढ़ने पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र द्रग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो आइए पहले इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। पावस कहलाते हैं वर्षा ऋतु, पर्वत प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र, प्रकृति वेश प्रकृति का रूप, मेखलाकार यानी करधनी के आकार की। करधनी यानी के कमर में पहनने वाला आभूषण जैसे होता है उसके लिए उसी तरह से जो पर्वत हमारे हैं वो गोल होते हैं और बीच का हिस्सा उनका थोड़ा सा कम होता है। पर्वत क्योंकि हमारे इस तरह से चलते हैं तो इसलिए उनको मेखलाकार नाम दिया है। ये वो आभूषण हैं जो महिलाएं साड़ी पर या आजकल हमारी बच्चियां हमारी लड़कियां जीन्स पर भी कमर के हिस्से पर पहना करती हैं। कहीं कहीं इसको तगड़ी भी कहा जाता है। सहस्त्र कहलाता है हजारों, द्रग नयन, सुमन पुष्प को कहते हैं, अवलोकना देखना, निज सेल्फ, महाकार विशाल आकार वाला, ताल तालाब, दर्पण मिरर, विशाल बहुत बड़ा यानी कि जो बहुत ही ज्यादा बड़ा। तो इन पंक्तियों में जो कवि हमारे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, जो छायावाद का एक स्तंभ है और प्रकृति प्रेमी कवि हैं। वर्षा ऋतु में पहाड़ों पर कैसा लगता है, कैसे पल पल आकार प्रकार बदला करता है उसका वर्णन करते हैं कि पर्वतों पर जो वर्षा ऋतु है उसका जो रूप है वो हर क्षण हर पल बदलता रहता है। पर्वत पे जो ढाल होते हैं यानी कि जो इस तरह से चलता है वो करधनी की तरह सुंदर लगता है। करधनी जो कमर में पहनने का आभूषण है उसी तरह से वो भी सुंदर लगता है। पहाड़ों पर जगह जगह फूल खिल जाते हैं, तब कवि को ऐसा लगता है जैसे पहाड़ अपनी हजारों फूल रूपी आंखों से हर चीज को निहार रहा हो। मतलब जो पहाड़ों की गहराइयों में निकलने वाले फूल हैं वो हजारों किस्म के हजारों होते हैं। उन फूलों से कवि को लगता है जैसे वो फूल पहाड़ की आंखें हों जिससे वो हर तरफ देख रहे हों। पहाड़ के जो निचले हिस्से हैं वहां पर जल फैल जाता है, पानी बरसता है, वो पानी बरसने के साथ साथ पहाड़ों की गहराइयों में चला जाता है और जाकर नीचे फैल जाता है। तो पहाड़ों में जगह जगह तालाब दिखाई देते हैं जिसमें जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तब लगता है जैसे शीशे की तरह कोई चीज चमक रही हो, दर्पण की तरह वो दिखाई देता है, उसमें परछाइयां दिखाई देने लगती हैं। तो इसको मैं फिर आपको समझाती हूँ कि वर्षा ऋतु में पर्वतों पर हर पल हर क्षण रूप रंग बदलता रहता है। कभी बादल यहां नजर आते हैं तो कभी बादल वहां नजर आते हैं, कभी वर्षा दूर नजर आती है, फिर पास जाइए तो वर्षा कहीं पास नजर आने लगती है। तो पहाड़ों पर वर्षा ऋतु में हर पल हर क्षण मौसम बदलता रहता है, उसका आकार प्रकार दृश्य बदलते रहते हैं। और पहाड़ों पर जो ढाल होता है उसका जो गोल हिस्सा है वो कवि को मेखला के समान सुंदर नजर आता है। पहाड़ों पर सैकड़ों हजारों फूल स्वतः खिल जाते हैं। कवि को लगता है कि वो पहाड़ों की आंखें हों, वो अपने फूल रूपी आंखों से हर तरफ निहारता है। और नीचे गिरने वाले पानी से ताल बन जाते हैं, गहरे गहरे तालाब बनते हैं जो बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं और फैलने के साथ ही सूरज की किरणों से उनमें चमक उत्पन्न होती है, तब वो शीशे लगते हैं। शीशे का मतलब दर्पण के समान दिखाई देते हैं, उसमें अपनी परछाइयां देखी जा सकती है। अगली पंक्तियां पढ़ती हूँ फिर बताऊंगी आपको। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उड़ से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। पहले वर्ड्स मीनिंग इसके। गिरी कहलाता है हमारा पहाड़, गौरव यशगान, मद मस्ती, झाग फेन, निर्झर झरनों को कहते हैं,
गिरिवर फिर पर्वत के लिए कहा गया है। उर का मन होता है हृदय। उच्च आकांक्षाएं यानी ऊंची ऊंची आकांक्षाएं, तो यहां पर ऊंचा उठने की कामना। नीरव शांत, नभ स्काई आकाश, अनिमेष एकटक निहारना, चिंतापद कुछ चिंतित। तो देखिए, जब वर्षा ऋतु होती है तब पहाड़ों में स्वतः ही जगह जगह झरने फूट पड़ते हैं। कुछ झरने तो परमानेंट होते हैं, कुछ झरने वर्षा ऋतु में निकल पड़ते हैं। तो उन झरनों से जब पानी नीचे गिरता है तब कवि को ऐसा लगता है जैसे झरने पर्वत का यशगान कर रहे हैं, पर्वत की प्रशंसा में कोई गीत गा रहे हैं। उस पानी के शोर से कवि को ऐसा महसूस होता है। और कभी उसको लगता है कि झरनों के पानी की जो बूंदें हैं वो चमकीले मोतियों के समान हैं जो नीचे तक गिर रही हैं। पर्वत पर जगह जगह जो पेड़ हैं, जब वो शांत भाव से खड़े रहते हैं तब कवि को लगता है कि वो चिंतित से हैं, किसी चिंता में डूबे हैं, बिल्कुल चिंता में एकटक एक तरफ निहार रहे हो, अनिमेष अटल। कवि को लगता है जैसे वो पेड़ ना होकर कहीं दूर से पेंटिंग हो, उन्हें दूर से कहीं छाप दिया गया हो। वैसे भी आप कभी गौर कीजिएगा, दूर के जो हमारे दृश्य हैं, जब हम उनको एकटक निहारते रहते हैं, एकटक देखते रहते हैं, तो कुछ देर बाद वो हमें लगता है कि वो जो हमारा एरिया है उसमें घुल मिल से गए हैं। तब हमें वो नहीं लगता कि वो दृश्य है, हमें लगता है कि वो कहीं जड़े हुए हैं। तो कवि को वो पेड़ जो हैं वो दूर से ऐसे ही नजर आते हैं जो अनिमेष हैं, यानी कि जो न हिलते हैं न डुलते हैं, जिनके पत्तों में जरा भी सरसराहट नहीं होती है। तब कवि को लगता है कि वो पेड़ जैसे चिंता में है, इसलिए एक जगह रुक से गए हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। फिर क्या होता है कि पहले वर्ड्स में देखते हैं। भूधर पहाड़, वारद कहलाता है बादल, पंख पर, रव शोर ध्वनि, भू जमीन, मही धरती, अंबर आकाश, सभय भय के साथ, शाल वृक्ष का नाम होता है, ताल तालाब, यान विमान यानी कोई भी सवारी, इंद्रजाल जादूगरी। पंत जी कहते हैं कि जब पर्वतों पर विशाल काय बादल यानी कि ढेर के ढेर बादल उड़ते हैं तब कवि को लगता है जैसे बादल रूपी पक्षी उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहा हो, यानी कि कोई बड़ा सा पक्षी अपने बड़े बड़े डैने फैलाकर उड़ने के लिए बेचैन हो। कवि को तब ऐसा महसूस होता है। स्थान स्थान से झरनों का शोर सुनाई देता है। बादल इस प्रकार से बरसते हैं कि जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, जो पर्वतों से अपनी तुलना करते हैं, पर्वतों से अपनी प्रतिस्पर्धा करते हैं और दिन रात लंबे और ऊंचे होते चले जाते हैं, वो भी उस पानी में जैसे डूब से जाते हैं। पानी जगह जगह इतना जमा हो जाता है। वर्षा कुछ इस तरह से पड़ती है, वर्षा कुछ इस तेजी से होती है कि जो शाल के वृक्ष हैं वो डर से जैसे धरती में समा जाना चाहते हो। कवि को ऐसा महसूस होने लगता है। और हर पल हर क्षण क्योंकि दृश्य बदलता है तो लगता है जैसे इंद्र देवता बादल रूपी यान में बैठकर अपनी जादूगरी दिखाते रहते हो। इस प्रकार से पर्वत प्रदेशों में जो बादल हैं, जो वर्षा है वो लगती है। इस प्रकार से हो गई आपकी कविता पर्वत प्रदेश में पावस। अब इसके आपकी पाठ्य पुस्तक के जो बैक साइड के प्रश्नोत्तर हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है जो कई बार सीबीएसई परीक्षा में पूछा गया है, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको अलग बिल्कुल नहीं जाना है, जो कवि ने कहा है बस वही आपको लिखना है इसमें। तो मेनली आपको इस प्रश्न के उत्तर में पूरी कविता का सारांश लिख देना है। पावस ऋतु में वर्षा ऋतु में प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ शांत भाव से खड़े नजर आते हैं, पहाड़ों की गहराइयों में पानी भर जाता है जो विशाल जलाशय सा दिखाई देता है, कहीं कहीं तालाब बन जाते हैं और स्थान स्थान पर झरने स्वतः फूट पड़ते हैं। दूर से ऐसा लगता है झरनों के पानी जैसे मोतियों की लड़ियां हों। काले काले बादल छाते हैं और कभी कभी जब पहाड़ से बादल हटते हैं तो लगता है जैसे बड़ा सा पक्षी अपने बड़े बड़े पंख फड़फड़ाकर उड़ जाना चाहता हो। तेज वर्षा के कारण लगता है जैसे जो तालाब बन गए हैं पहाड़ों पर वो जल गए हैं। उनमें से इतनी तेजी से पड़ने वाले पानी के कारण एक ऐसा
धुंध सा छा जाता है, या कवि को कभी लगता है तालाबों पर जो उड़ते हुए बादल हैं वो धुआं ही है। तो इस प्रकार से पल पल प्रकृति का वेश परिवेश बदलता रहता है। प्रश्न नंबर 2, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है? तो देखिए, किसी भी मध्य भाग के घेरने वाली चीज को मेखला या करधनी कहते हैं, यानी कि जो कमर पर बांधने वाली कोई चीज होती है उसे मेखला कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जो भी चीज सेंटर में आती है, मिडिल में आती है, उस पर जो कुछ पहना जाता है वो करधनी कहलाया जा सकता है। ये एक आभूषण होता है और कवि कहता है कि उसको मध्य भाग पहाड़ों का बहुत सुंदर दिखाई देता है, इसलिए वो उसे मेखला नाम देता है। पर्वत को मेखलाकार इसलिए कहा है क्योंकि पर्वत जो है वो गगनचुंबी होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, उनकी चोटियां बहुत ऊंची होती हैं और बीच से वो गोल होते हैं। कभी आप पर्वतों पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कभी तो खाई हमारे लेफ्ट में चलती है और कभी खाई हमारे राइट में चलती है। इसका मतलब है पर्वत गोल गोल चलते हैं, रास्ते हमारे गोल गोल चला करते हैं। थर्ड प्रश्न इसका, दृग सुमन से क्या तात्पर्य है? सहस्त्र दृग सुमन से क्या तात्पर्य है? सहस्त्र का अर्थ तो हजारों है। पहाड़ों पर हजारों प्रकार की वनस्पतियां होती हैं और हजारों प्रकार के फूल भी खिला करते हैं। हजारों प्रकार के जो फूल हैं वो पहाड़ की जैसे आंखें हों और इन्हीं फूलों से, इन्हीं आंखों से, फूल रूपी आंखों से पहाड़ एकटक देखता रहता है। पहाड़ की शोभा भी उन फूलों से होती है। फूल पहाड़ों को और सुंदर बनाते हैं। दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे फूल घाटियों में छाए हैं, जैसे किसी एक सुंदर चादर को बिछा दिया गया हो। नेक्स्ट प्रश्न इसका, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ दिखाई है क्योंकि पर्वतों में जगह जगह पर तालाब बन जाते हैं। कुछ तालाब स्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी बन जाते हैं। तो सूरज की किरणें जब इन तालाबों पर पड़ती हैं तो ये दर्पण के समान चमकने लगते हैं और इनमें हम अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वो किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? ऐसा लगता है जैसे उन वृक्षों की बहुत ऊंची आकांक्षाएं हों और वो उसी आकांक्षा को लेकर आसमान को, आकाश को छूना चाहते हो। वृक्ष जो है वो मानव की इच्छाओं को प्रतिबिंबित कर रहे हैं और साथ ही लगता है जैसे वो गंभीर चिंतन में मग्न है। और जब कोई किसी चिंतन में मग्न होता है तो वो उस किसी चीज को एकटक निहारता है और वो बिल्कुल सुन्न सा होकर बैठ जाता है। नेक्स्ट इसका प्रश्न, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? जब बिजली कड़कती है, तेज वर्षा होती है, वर्षा के कारण पानी भरता रहता है और पानी गहराइयों में और अधिक हो जाता है, तब कवि को लगता है जैसे शाल के वृक्ष डर गए हैं और वो छिप जाना चाहते हैं। नेक्स्ट इसका प्रश्न है, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई? पहाड़ों पर जो झरने निकलते हैं उनके झरनों के पानी की जो आवाज है या झरनों के पानी की जो आवाज है, कवि को लगता है कि वो आवाज पर्वतों के प्रशंसा के गीत हैं और झरनों से गिरने वाली जो धाराएं हैं वो दूर से मोतियों की लड़ियों जैसी दिखाई देती हैं। अर्थात झरनों की तुलना मोतियों की लड़ियों से की गई है। तो इसका एक प्रश्न और है, इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया गया है? देखिए, यहाँ पर पर्वतों का मानवीकरण किया गया है, झरने का मानवीकरण किया गया है और वृक्षों का भी मानवीकरण किया गया है। सवाल ये उठता है कि मानवीकरण क्या है? मानवीकरण एक अलंकार होता है जिसे इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। जब हम बेजान चीजों पर मनुष्य की तरह आरोपित करने लगते हैं, उनको मनुष्य का जैसे कार्य करते दिखाते हैं, तब वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर पर्वतों को, झरनों को और वृक्षों को मनुष्य की तरह कार्य करते दिखाया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार बनता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी कविता हो गई पर्वत प्रदेश में पावस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत सरल हिंदी का प्रयोग करने का प्रयास भी किया है। याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, शेयर और लाइक भी करते रहिए। थैंक यू।